हेलो हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, यस सर। आवाज आई है बेटा मेरी? यस सर। तो लास्ट डे हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, बताइए जरा। हेलो बेटा, बताओ जरा क्या डिस्कस कर लिया हमने। हेलो, हाँ बेटा बताओ, क्या डिस्कस किया हमने? नहीं याद है आपको? याद नहीं है? हेलो, चलिए, तो हम लोगों ने शायद सिंगुलरिटी कल डिस्कस किया था। हम टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी पढ़ रहे थे कल, और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सिंगुलरिटी कर लिया था क्या पूरा बेटा? कंप्लीट हो गया था हमारा, पोस्ट तक हो गया था। हेलो, यस सर। ठीक है। तो अभी हम अब इस पे पोल्स जो हमारा, जब हमने पढ़ा सिंगुलरिटी जो पढ़ी थी, उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इस सिंगुलरिटीज पर रेजिड्यू निकाला जाता है। अब हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज रेजिड्यू एट डिफरेंट सिंगुलरिटीज। तो मैं यहाँ आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए और आप थोड़ा सा आंसर किया करिए। मुझे काफी टाइम लग जाता है, आप बोलते ही हैं। चलिए, तो रेजिड्यू एट पोल्स की हम लोग बात करते हैं। रेजिड्यू निकालने के ये तरीके हैं। ये है इसका पहला फर्स्ट केस, ये है केस 1।
ऊपर वाला जो भी कुछ है वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। हमारी जो है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू, ये हमारा बेसिक है। तो इसमें केस बनते हैं। तो केस फर्स्ट, इफ एफ जेड हैज ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू 0, मतलब अगर सिंपल पोल है, वन ऑर्डर का पोल है, वन ऑर्डर के पोल को सिंपल पोल बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज होगा रेजिड्यू निकालने के लिए। अब जो RES लिखा हुआ है, कई बार इसको लोग नंबरिंग में लिख देते हैं, कैपिटल R1 लिख देंगे, मतलब फर्स्ट रेजिड्यू। कई बार जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो R लिखा, R मींस रेजिड्यू, और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसे सफिक्स में लगा देते हैं RA या RI, जो भी जिस पॉइंट पे भी निकाल रहे हो उस तरह से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो रेजिड्यू एट इज इक्वल टू ये आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू a z minus a f z. This becomes a formula for finding the residue at simple pole at z is equal to 0, z is equal to a. तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ऑलरेडी आपके पास होगा। तो इस तरह से सिंपल पोल पर रेजिड्यू निकाला जाता है। केस 1 हो गया ये। हम आगे मूव करते हैं। ये आपको क्लियर है बेटा? हेलो, ये क्लियर है सबको? सर समझा रही है, समझ में नहीं। कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पोल निकालेंगे, मतलब पोल में सिंगुलरिटी निकालेंगे। सिंगुलरिटी 3 तरीके से आती है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का यहाँ यूज होता नहीं है। जनरली जो रेजिड्यू निकलते हैं वो पोल्स पे निकलते हैं। अब पोल्स आपने पढ़े थे कि या तो एक ऑर्डर का पोल हो सकता है या हायर ऑर्डर का पोल हो सकता है। ये तो पढ़े थे आपने, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ाए थे, सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 2, 3, 1, जो भी कुछ है इस तरह का पढ़ाया था आपको। अगर लास्ट डे से आप कंपैरिजन करें, सिंगुलरिटी देखते हो ना आप, तो डिनोमिनेटर को 0 रखते हो, वहां से वैल्यूज निकलती हैं, तो पोल्स निकलते हैं। कल बताया था आपको, याद है या नहीं याद है? यस सर, यस। हाँ, तो सिंपल पोल मींस पोल ऑफ ऑर्डर 1 की बात कर रहे हैं। अगर हमारा ए पे पोल ऑफ ऑर्डर 1 है तो उसको रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला ये यूज होगा। फॉर्मूला बन जाता है बेटा स्टैंडर्ड ये सिंपल पोल का। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सिंपल पोल का, ऐसा नहीं कि वैल्यू ए है, ए की जगह या 0, 1, 2, 3 -1 i प्लस i माइनस i 1/3 कुछ भी हो सकता है। एक एक प्लेस पे, उस पॉइंट पे जिस पे एक सिंपल पोल है, उस पॉइंट पे रेजिड्यू निकालने का तरीका ये बन जाता है। अभी हम निकाल के भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है बेटा? यस सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर वो पोल ऑर्डर m का है, मतलब m ऑर्डर का पोल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पे, फिलहाल हम ए पे ही सब कुछ डिफाइन करके चल रहे हैं। अगर m ऑर्डर मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर का पोल है, m का मतलब एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 जितने भी ऑर्डर का पोल है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1/m-1 फैक्टोरियल। लिमिट z टेंड्स टू a ऐसे ही रहेगा, dm-1/dz to the power m minus, means differentiation with respect to z of order m-1। और यहाँ अंदर क्या होगा इसके, z minus a to the power m, जितना ऑर्डर का है उतने ऑर्डर का फैक्टर fz। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां m ऑर्डर का पोल है a पे, उस पर रेजिड्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये केस सेकंड हो गया। नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट किया आपने? नोट कर लिया? हेलो, नोट किया आपने? यस सर। हाँ, अब मैं, ये थर्ड वाला केस है। इफ एफ जेड इज इन द फॉर्म ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू फाइव जेड, मतलब रेशनल फॉर्म में है एफ जेड। और रेशनल फॉर्म वो है जहां आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये कब एग्जिस्ट करता है, ये आप ये समझ लीजिए कि जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है ना, लेकिन दोनों ही इससे एक ही फॉर्म में, मतलब ट्रांसीडेंटल फॉर्म में दे रखे हुए। इससे पहले वाले केस तक क्या था
कि न्यूमरेटर तो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में हो सकता है साइन कॉस और ई टू द पावर के, लेकिन डिनोमिनेटर अलजेब्रिक होगा ऊपर वाले केसेस के लिए। लेकिन वो अब इस अगले केस की वो बात कर रहा है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स में होंगे, साइन जेड प्लस कॉस जेड अपॉन जेड, जेड कॉस जेड प्लस साइन जेड, इस तरह का कोई होगा। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, यहाँ पोल्स डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि दोनों ही साइन और कॉस की फॉर्म में है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है। तो सपोज ए पे वो जीरो हो रहा है और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल पोल। तो कुछ नहीं करते, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये साई डैश ए होगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिए, रेजिड्यू एट ए इज इक्वल टू साई डैश ए, है ना, ये कर लेते हैं हम लोग। तो इसका रेजिड्यू कैसे निकलता है, कुछ नहीं करना आपको, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, न्यूमरेटर को ऐसे छोड़िए और डिफरेंशिएशन को रखिए और ऊपर नीचे ए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, कम यूज होता है लेकिन यूज होता है। अच्छा, ये केस थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ। तो हम केस थर्ड की बात कर रहे हैं। सर केस थर्ड में डिफरेंशिएशन करना है सर डिनोमिनेटर का। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, आपका एक्चुअल फॉर्म में जीरो हो रहा है वो, अब जीरो हो रहा है तो अगर डायरेक्टली पुट करोगे ए तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, आपका न्यूमरेटर जीरो नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर को ऐसे छोड़ देंगे, केवल डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर जेड बराबर ए रख देंगे, तो आपका रेजिड्यू आ जाएगा। ये कुछ केसेस में आता है, स्पेशल क्वेश्चन ही बने होते हैं, वो मैं बता दूंगा। जब एक जैसी फॉर्म में होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर ऊपर वाला साइन कॉस की फॉर्म में, नीचे वाला भी साइन कॉस की फॉर्म में, ऐसे केस में ये तरीका यूज होता है। ऊपर वाला ई टू दी पावर फॉर्म में, नीचे वाला भी ई टू दी पावर फॉर्म में, तब ये यूज होगा। मतलब सेम पैटर्न का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पैटर्न बदल रहे हैं तब ये केस यूज नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही कम यूज होता है लेकिन यूज होता है, एक दो क्वेश्चन हम लोग आ जाते कर लेते हैं इससे, बट कम यूज होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है लेकिन यूज होता है ना। हेलो, यस सर। हाँ, अब मैं एक नई फाइल से बनाऊं क्योंकि अगले मेथड भी लिखे हुए हैं इस पे, लेकिन ये अच्छे नहीं लिखे हुए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको, इसके लिए मैं आपको कुछ और शेयर कर रहा हूँ, एक और फाइल शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए उसको। थर्ड तक हो गया, अब फोर्थ केस ये है बेटा, residue of fz at z is equal to a, simple pole or pole of order m is equal to coefficient of 1 upon t in ft plus a expanding in powers of t where t is sufficiently small। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत आप करेंगे और कर भी रहे हैं। जैसे मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जब हम पोल देख रहे थे ना, हम लोग जब सिंगुलरिटी डिफाइन करे तो एक क्वेश्चन आया था आपको, आपने ध्यान दिया हो, साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली देखूं, या होल पावर 4 थी, कुछ इस तरह का था, अगर डायरेक्टली देखूं तो आपको लगेगा कि द फंक्शन हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 4, बट इट डज नॉट हैव ए पोल ऑफ ऑर्डर 4, इट हैज पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इज इक्वल टू ए। क्योंकि अगर मैं ए जेड इज इक्वल टू ए रखूंगा वहां, तो न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हम जब भी रेजिड्यू की बात करते हैं तो न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। ऐसा पॉइंट वेयर न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड पोल। आपका नॉट डिफाइन बनना चाहिए उसको, या इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, z माइनस ए को आपने t पुट कर दिया, आपके क्वेश्चन में दे रखा था ना साइन z माइनस ए अपॉन, क्वेश्चन भी ले सकते हैं उसका, साइन z माइनस ए अपॉन z माइनस ए का की होल पावर 4। अब आपने क्या किया, z माइनस ए के प्लेस पे पुट कर दिया t, तो आपका फंक्शन बन गया साइन t ओवर t टू दी पावर 4।
इसको आप क्या करेंगे, 1/t⁴ कॉमन ले लेंगे और साइन टी को एक्सपेंड कर देंगे, तो साइन टी एक्सपेंड हो जाएगा t - t³ / 3 एंड सो ऑन, इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 1/t⁴ का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/t जो भी होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दैट विल बी द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। समझ में आया? हेलो हेलो, तो एक बार एग्जांपल समझा देंगे। हाँ हाँ एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, पहले आप इसको नोट कर लो इन सबको, उसके बाद मैं एग्जाम्पल से आपको हर तरह का एग्जाम्पल कोट करता हूँ ना, बात खत्म हो जाएगी। इनको आप पहले नोट कर लो बेटा। शेयर है ना ये फाइल? यस सर। मैं हर तरह का एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए, जिससे कि हमें वो नोट बीच में इंटरप्शन ना आए, फिर 1 बाय 1 सारे मेथड्स के क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगला चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, अगला चैप्टर है कॉची रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू आता है तो रेजिड्यू थ्योरम तो आधी लाइन की है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉची रेजिड्यू थ्योरम, तो अगला सब कुछ रेजिड्यू पर डिपेंड करता है। इफ यू नो रेजिड्यू देन यू नो एवरीथिंग। यहाँ फिर कॉम्प्लेक्स जो आपने लिखा ना कॉची इंटीग्रल फार्मूला, उसकी भी जरूरत नहीं है। जो काम आप कॉची इंटीग्रल फार्मूले से कर सकते हो वो कॉची रेजिड्यू थ्योरम से हो जाएगा आसानी से, वो आसान भी रहता है, उसमें झंझट ही नहीं कोई, बस सिंपल सा काम है, वो फट से कर दोगे। इसलिए रेजिड्यू आपको ठीक से पढ़ना है ना, इसको ऐसा नहीं है कि भाई वर्बली कुछ आप कर लेंगे, नहीं नहीं, इसको ठीक से पढ़ना ही है। नोट कर लिया आपने? आपने नोट किया बेटा? यस सर, हो गया। चलिए, तो पहले में 1 बाय 1 पहले मेथड का क्वेश्चन, सिंपल पोल, मतलब एक ऑर्डर का पोल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहां जाएंगे, ये find the poles and residue at each pole of the following functions। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, fz बराबर z/z² + 1। इसके पोल भी फाइंड करने हैं और साथ में उन पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हियर द फंक्शन fz हैज पोल्स एट, कहां रखेंगे ये, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उस जगह पे आपके पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए z² + 1 बराबर 0 रख दिया, z की वैल्यू आ गई i n - i, क्या आ गई वैल्यू? हेलो, z की वैल्यूज क्या आ गई? हेलो, बेटा आप लाइव हैं, आप देख रहे हैं इसको? z² + 1 = 0, तो z बराबर हो जाएगा -i, z² बराबर -1 और z बराबर हो जाएगा + आयोटा, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, अब क्योंकि ये वैल्यू एक बार आ रही है, प्लस आई एक बार है और माइनस आई एक बार है, तो दोनों ही एक ऑर्डर पे पोल हो गए, इन्हीं को सिंपल पोल बोलते हैं। बोथ पोल्स आर सिंपल पोल्स और पोल्स ऑफ ऑर्डर 1। मैंने लिखा है, सिंपल सा लिखा है, बोथ पोल्स आर सिंपल पोल्स। एक ही बात लिखेंगे वो मतलब वही है, मैंने तो आपको समझाने के लिए दोनों चीजें लिख दी हैं, और पोल ऑफ ऑर्डर 1। इज दैट क्लियर? हेलो बेटा, आप थोड़ा सा लाइव रहिए, आप आंसर करिए। यस सर। हाँ, तो दोनों ही एक बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक ऑर्डर के पोल हो गए। अब देखो ये आई और -i रखने पे डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 नहीं होगा। आप ऊपर रख लीजिए i अपॉन, नीचे रखा i² + 1, i² = -1 हो जाएगा, और -1 और +1 बिकम 0, तो i अपॉन 0 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, ये सिंपल पोल कहलाते हैं।
अब सिंपल पोल पे रेजिड्यू निकालने का पहला नंबर का फॉर्मूला था, तो वो यूज करेंगे। अब मैं आगे जा रहा हूं, रेजिड्यू एट आई। रेजिड्यू एट आई, कुछ लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में रेजिड्यू और जेड इज इक्वल टू आई, ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं रेजिड्यू और ब्रैकेट में जेड इज इक्वल टू आई, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये भी लिखा है आई, आर आई वन लिखा जा सकता है, ये आर आई लिखा जा सकता है, आर वन भी लिख देते हैं। ये तो नोटेशन है बेटा, इसका कुछ भी ऐसा यूज नहीं है कि आपने ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आर आई लिखेंगे तो भी वही मतलब है, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू आई लिखेंगे तो भी वही मतलब है। कुछ लोग आर वन और आर टू लिखते हैं, अगर बुक्स पढ़ोगे आप, कुछ लोग आर वन और आर टू मतलब रेजिड्यू वन फर्स्ट रेजिड्यू और सेकंड रेजिड्यू लिख देते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला आपको बताइए, लिमिट जेड जेड टेंस टू ए। अब ए के प्लेस पे यहाँ आई है बेटा, जेड माइनस ए के प्लेस पे आई है इनटू एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस वन को जेड प्लस आई और जेड माइनस आई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये तो आप जानते हो। जो भी रूट आते हैं ना उनको जेड में से घटा इस तरफ ले आओ, तो पहला फैक्टर हो जाएगा जेड माइनस आई, दूसरा फैक्टर हो जाएगा जेड प्लस आई। तो यहाँ लिख दिया जेड माइनस आई से जेड माइनस आई कैंसिल आउट, आई जेड इज इक्वल टू आई रख दिया, तो वैल्यू आ गई 1/2। दूसरा पोल भी सिंपल ऑर्डर का है, तो वैल्यू आ गई 1/2। आप चेक कर लीजिए, आपकी समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था बेटा, और इससे आसान क्वेश्चन भी हो सकता था, लेकिन पहला क्वेश्चन ठीक है, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। पक्का समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया बेटा? हेलो बेटा, Yes, प्लीज sir. आंसर किया करें। समझ में, देखो समझ में आ जाए तो आप यस करो, आप कहो कि सर इसका एक और एग्जांपल दे दो, वो मैं दूंगा। अगर आप लाइव नहीं रहोगे और बस यस यस करते हो तो बात नहीं बनेगी। और इस ये यहाँ से ही सब कुछ कॉम्प्लेक्स इसी पे सिकुड़ जाता है, आप समझ लीजिए, ये बहुत मेजर है। इस पे कई चैप्टर सिकुड़ते हैं, तो आप समझिए पोल्स और सिंगुलर, पोल्स और रेजिड्यू, ये रेजिड्यू आ गया तो रेजिड्यू से आगे के सारे चैप्टर खत्म हो गए। तो रेजिड्यू जिसकी समझ में आ गया उसके लिए आगे के चैप्टर बेकार है, उसको समझ में यही आना चाहिए। और ये समझ में नहीं आया, आगे के चैप्टर वैसे ही उसको नहीं आएंगे। तो प्लीज लाइव रहिए। ये समझ में आया? उसने दो बातें कही थी, एक तो पोल्स फाइंड करो जो हमने फाइंड किए, और दूसरा उसने कहा रेजिड्यू करो फाइंड, हमने रेजिड्यू फाइंड कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। फाइंड द पोल्स एंड रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसके हमें पोल्स फाइंड करने हैं, तो हमने सबसे पहले पोल्स फाइंड किए, डिनोमिनेटर को 0 रखा, यहां से इसको सॉल्व कर लिया, जेड की वैल्यू निकालना होता है, रूट निकाल लेंगे एक तरह से, तो रूट निकाले डिनोमिनेटर के, तो ये वैल्यूज आ गई 0 0 और 3। जो जितनी बार आता है वो उतना उसका ऑर्डर होता है। 0 2 बार आया तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। 0 अगर 3 बार आता होता ऑर्डर 3 हो जाता। 0 अगर 5 बार आता ऑर्डर 5 हो जाता। 3 एक बार आया सिंपल पोल हो गया। 3 4 बार आता तो फोर्थ ऑर्डर हो जाता। इस तरह से तो द फंक्शन हैज ए सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 3। आपको बताया एक ही बार आया तो सिंपल पोल हो गया। एंड ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 2 बार आया, कहां z इज इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं आया? हेलो हेलो, Yes. यस सर, आ गया। समझ में आ गया? अब आप चेक करना चाहें ना, इन पॉइंट्स को रखने पर न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है। आप 0 रखोगे तब भी न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा, 3 रखोगे तब भी न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है, केवल इन पॉइंट को रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये हमें पोल्स है। अब हमारा आ गया रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 3। मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको अलग अलग फॉर्मूले याद रखें। सिंपल पोल है, इसका मतलब सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगेगा। R3 रेजिड्यू एट 3 लिमिट z टेंस टू 3 z माइनस 3 इंटू एफ जेड। ये z माइनस 3 से z माइनस 3 कैंसिल आउट, z की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 7/9। समझ में आ गया या नहीं आया? हेलो
आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, दोबारा बोल दीजिए। बेटा और भी लोग आप आंसर किया करें, ये समझ में आया नहीं आया। सिंपल पोल था, सिंपल पोल वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। जिस ऑर्डर का पोल होगा वो फॉर्मूला लगेगा। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला हम सब में लगा देंगे, नहीं नहीं, वो अलग अलग फॉर्मूले तो अलग अलग लगेंगे। ये बच्चों की ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि वो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाए, जबरदस्ती उल्टा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, इससे गलत हो जाएगा। एक ऑर्डर का पोल, एक ऑर्डर वाला फॉर्मूला, दो ऑर्डर, अब एक से ज्यादा ऑर्डर का पोल, ज्यादा ऑर्डर वाला फॉर्मूला। अब अगला है दो ऑर्डर का पोल, मैंने लिखा है दो ऑर्डर, तो इसमें से एम ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगेगा। एम की जगह दो रख देंगे आप। तो आर जीरो, रेजिड्यू एट जीरो इज इक्वल टू 1/m minus 1, 2 minus 1 factorial, 2 minus 1 factorial means 1 factorial, 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू a। अब a की जगह 0 है और m की जगह 2 है, z माइनस a का होल टू दी पावर m लेते हैं, क्योंकि यहाँ m की जगह 2 है तो 2 पावर आ जाएगी, d/dz आ जाएगा और fz हो जाएगा। z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बच गया। इसका डिफरेंशिएशन किया डिवीजन रूल से, z माइनस 3 ऊपर गया, 2z प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, माइनस 2z प्लस 1 ऐसे रहा, z माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ चाहो तो 1 लिख दो, 1 सिंप्लीफाई किया और वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 7। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे ये बताओ। हेलो, 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 यस समझ में आ गया? सर यहाँ पे यस डिफरेंशिएशन के बाद सर माइनस साइन बीच में क्यों लगाया सर? डिफरेंशिएशन का रूल होता है ना बेटा, माइनस आता है ना, एफ अपॉन जी करते हो, जी ऊपर गया, एफ का डिफरेंशिएशन माइनस, बीच में माइनस आता है, जी एफ एज इट इज, जी का डिफरेंशिएशन अपॉन जी का होल ठीक है ना। वो तो बेटा फॉर्मूले में है, वो हम नहीं किसी, यहाँ मेथड थोड़ी बदल गया डिफरेंशिएशन का, मेथड यही रहेगा। और ये बात जान लीजिए, 95 और 98%, 99% क्वेश्चंस तो इसी पैटर्न के होंगे, और 1% में बाकी तीनों फॉर्मूले आते हैं। मतलब जो और फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे ना रेजिड्यू निकालने के, बाकी 1% में आते हैं। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी वाला मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपके जो आपको स्लाइड भेजी है उसमें और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आसान से हैं, मुझे नहीं लगा कोई अच्छा है उसमें। आप चाहोगे तो मैं उनमें से एक आध और ट्राई कर सकता है, जैसे ई टू दी पावर, ये सब आसान से हैं, इन्हें आप कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड मैंने कर दी, थर्ड तो क्या बदल दिया था थर्ड को, सेकंड और थर्ड हो ऑलमोस्ट हो गई, फर्स्ट और फोर्थ आप कर पाएंगे तो आप कर लीजिएगा इनको, ये हो जाएगी आप, ठीक है। अब मैं कुछ और लेता हूं, कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। अब मैं बेसिकली आपके लिए एक प्रॉब्लम लेता हूं जो इन्फिनिटी पर लाई करती है। अब आपको समझना होगा कि इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, आप लिख लीजिए उसको। मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ बेटा आपको, आप ये मत सोचिएगा कि इस तरह का कुछ है, आपको भी ध्यान रखना है कि मैं अपने हिसाब से चीजों को करा रहा हूँ। चलो तो करें। अब ये है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड। क्वेश्चन ये है, मैं बोल अगले लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू
जेड टू द पावर 3 जेड पावर 2 एट एक क्वेश्चन मैं इसको इसका बोल देता हूँ सेकंड पार्ट, ये इसका हो गया सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, इसी को कॉपी कर लेते हैं। बेटा ये दो क्वेश्चन मैंने दिए इन्फिनिटी के, है ना। आपको मैं डायरेक्टली लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा, बीच वाले फॉर्मूला भी रह गए, उनके क्वेश्चंस और कराऊंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो चलिए पहले वाला करें। पहले तो हमें क्या पड़ता है, इन्फिनिटी का फॉर्मूला आपने लिखा होगा, ये वाला लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या ये लग रहा है फॉर्मूला, सबसे पहले इसको लगाओ। तो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, मैं यहीं से ले जाता हूँ उसको, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसको, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूं। रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जेड माइनस एफ जेड, और जे एफ जेड की जगह रख देंगे आप ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू एफ जेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जेड क्यूब हो गया, इसको मैं ले जाता हूं यहां से, इसमें क्या करूंगा, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा और ये जेड हटा देता हूं मैं ऐसे, और इसको कर देता हूं जेड क्यूब, और नीचे से जेड कॉमन लो, एक पहले में से जेड आ जाएगा, ये भी हो जाएगा जेड क्यूब, यहां से हो गया, यहां हो गया 1 सॉरी 1 अपॉन ए अपॉन जेड, है ना। ऐसे ही यहां भी हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन बी अपॉन जेड, ये हो गया 1 बी अपॉन जेड, ठीक है। और जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल आउट, अब यहाँ वैल्यू रखोगे आप, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -1 इज इक्वल टू -1, रेजिड्यू आ गया। समझ में आया नहीं आया? हेलो, आ गया। आ गया समझ में? सर एक बार चलो ऊपर करना सर, स्लाइड नहीं है। हाँ हाँ कोई नहीं बेटा, मैं कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको नीचे ले जाऊँ, कोई बात नहीं, आप चेक कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, यस सर यस। हाँ। लेकिन ये अगले क्वेश्चन में ये मेथड फेल हो जाता है, मैं इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड की तरफ जाता हूँ। सेकंड में ये मेथड फेल हो जाएगा, देखो कैसे फेल हो जाएगा वो भी पता है। ये सेकंड वाला क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है,
हाँ, ये सेकेंड वाला। अब जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा बेटा। सिंप्लीफाई करने पर माइनस तो आ जाएगा बाहर, माइनस तो आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा जेड स्क्वायर। नीचे जो हो जाएगा ना बेटा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ तो हो जाएगा 1, बेसिकली ये हो जाएगा जेड टू दी पावर 4, यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसको और दोबारा लिखता हूँ। अब मैंने लिखा ये बेटा, और इसमें से क्या हुआ, यहाँ से ये कट गया, नीचे वाली पावर कट गई और ऊपर पावर हो गई 2। अगर मैं अब लिमिट रखूंगा बेटा, तो नीचे तो हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा इन्फिनिटी। ये हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, ये सिंपल सा आ जाएगा इन्फिनिटी। और रेजिड्यू को फाइनाइट होना चाहिए बेटा, है ना। इनफाइनाइट रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट रेजिड्यू मींस डज नॉट एग्जिस्टेंस वाली केस बन जाती है ना। हेलो, हम लोग लिख देते हैं, ऐसे ना लिख के कह देते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, ये नहीं लिखते हम यहाँ, हम ये ना लिख के लिखते हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट, इसको काट देते हैं और यहाँ लिखते हैं विच डज नॉट, ठीक है। अब जब ये मेथड फेल हो गया, इस तरीके से नहीं निकल रहा है, तो फिर हम दूसरा काम करते हैं जो आपको बताया गया। हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ आ जाइए, यहां तक तो ऐसे ही जाएंगे बेटा। Hence residue at infinity is equal to, हम ये नहीं करेंगे अब, यहाँ जेड वाला काम नहीं करेंगे और ये इन्फिनिटी वाला भी हटा देंगे, ये सब हटा देंगे। Hence f z is equal to, ठीक है। अब ये आ गया, इसमें से कॉमन लेंगे हम। कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे बेटा, ये यहाँ से आ जाएगा, इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे। ये सब हटा देंगे।
इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे। ये पावर कट गई, ये पावर कट जाएगी, यहां से ये भी चली जाएगी 3 पावर, यहाँ बचेगा जेड, जेड बचेगा। इसको आप उठाइए यहाँ से सी बी, और इसको यहां से ले जाके और यहाँ आ जाएगा टू दी होल पावर -1। इसको आप खोल दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से, बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलेंगे तो इज इक्वल टू जेड ऐसे ही रहेगा, ये आ गया। तो ये खुलेगा इस तरह से 1/z+1, इसका होल स्क्वायर प्लस z⁴ प्लस z⁶, ये हो जाएगा। इसको इज इक्वल टू लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो सब जगह अंदर जेड का, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा आपका 1/z, ये हो जाएगा 1/z³ प्लस 1/z⁵ and dust that's it. Residue at infinity is equal to coefficient of minus is equal to minus ब्रैकेट लगाया coefficient of 1/z in the expansion of fz, ये होगा बेटा। तो कुछ नहीं करना, therefore so अब कितना आ जाएगा, 1/z का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ हो जाएगा -1। ये आंसर आ गया, चेक कर लीजिए आप, समझ में आया हो तो मुझे बताइए कि आपको समझ में आया। हेलो, देखो बेटा, पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले वाला मेथड लग जाए। वो तभी लग सकता है जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होगी। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी होगी तो पहला मेथड ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, जो हमारा वैलिड रेजिड्यू नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी थी, इसलिए वो उसमें पहला काम हो गया, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए आपके लिए, पहला काम फट से -1 आ गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर मैं जा रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि न्यूमरेटर की पावर जेड की हुआ, डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, z² है, डिग्री मतलब डिनोमिनेटर की कम है न्यूमरेटर से। तो इसमें ये मेथड आगे जाके फेल हो जाना है। फेल हो जाने के लिए मैंने दिखाया फेल क्यों हो जाता है, वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्टेंस में इन्फिनिटी आ जाएगा। अब अगर आप जेड टेस्ट इन्फिनिटी रखोगे यहाँ तो ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी आ गया, जो डज नॉट एग्जिस्टेंस की कंडीशन होती है। ठीक है, ऐसे हम केस में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को ही सिंप्लीफाई करो और उसमें एक्सपेंशन करो।
तो फंक्शन हमारा ये था, इसमें हमने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, फिर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको न्यूमरेटर में ले गए और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, इसका एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन में सिंप्लीफाई करने के बाद 1/z का जो कोफिशिएंट होगा उसमें -1 लगा दो, इट विल बी द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ में आया? यही मैंने आपको लिखवाया है, अगर आप देखेंगे वर्ड्स में। पहले आप इसको देख लो, फिर मैं आपको जो लिखवाया वो दिखा देता हूँ। देखिए, residue of fz at z is equal to infinity minus coefficient of 1/z in the expansion of fz for the values of z in the neighborhood of z is equal to infinity। मतलब बाकी चीजें तो खैर मैथमेटिकली लिखी गई, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ fz तक आप ध्यान रखिए कि हमें fz का एक्सपेंशन करना, उसमें 1/z का जो कोफिशिएंट होगा उसमें माइनस लगा दो, इट विल बी द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये समझ में आया आपको? नहीं आया? हेलो हेलो, आ गया सर। आ गया। अब आपको इन्फिनिटी तो बहुत ही कम करने हैं, आपको ज्यादातर क्वेश्चन करने हैं पोल्स और सिंपल पोल और पोल ऑफ ऑर्डर 2, 3 के, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास क्वेश्चंस की ऑलरेडी हम लोग कुछ स्लाइड भेज चुके हैं, मैं कुछ और व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको भी भेज दूंगा जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप आज रेजिड्यू निकालना सीखिए। ये क्वेश्चंस इन्फिनिटी वाला हुआ, जो बाकी तीनों मेथड लगाए, इनके क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, पूछे जरूर जाते हैं बेटा, 2, 4, 6 क्वेश्चन है बुक के, वही रिपीटेशनली पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आएगा वो वही आएगा, सिंपल पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 2, इस पे पॉइंट पे रेजिड्यू निकालना। तो ये आपको आज प्रैक्टिस करनी है, कल हम आगे इसको पढ़ाएंगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तब तक के लिए आपके लिए चलिए, ठीक है। अब मैं अपने लेक्चर को ओवर करता हूँ। सर जरा क्वेश्चन दिखा दीजिए वो लास्ट में। लास्ट वाले क्वेश्चंस बेटा, सॉल्यूशन दिखाऊं, क्वेश्चन दिखाऊं? सॉल्यूशन जो अभी किया था ना लास्ट वाला, हाँ हाँ, वाला। देख लीजिए, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ हाँ, देख लीजिए बेटा, आराम से देख लीजिए। इसमें ये क्या क्या कोएफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ fz -1 हाँ, हम किस में लगाएंगे? कोफिशिएंट के सामने माइनस लगा देंगे। पहले एक्सपेंशन कर लिया हमने, कर लिया ना एक्सपेंशन। यस इसमें सर। 1/z का कोफिशिएंट कितना है बताना जरा, गुणांक 1। 1 है, तो 1 के सामने माइनस लगा देंगे। अच्छा ठीक है। अगर एक गुणांक 2 होता, 1/2 होता, 1/5 होता, 2/5 होता, 5 फैक्टोरियल होता, कुछ भी होता, a b c i, तो उनके सामने माइनस लगा देते। अगर ऑलरेडी माइनस होता तो प्लस हो जाता। ओके ठीक है, सर। अगर वो -2 आ जाए सपोज, तो -2 के सामने एक और माइनस लगा दोगे तो इट बिकम्स प्लस, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू +2। समझ में आया? सर ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अब इसको स्टॉप कर रहा हूँ, शेयरिंग बंद कर दूं बेटा इसको?